So prelims 2025 का GS का paper has happened already, and by the time this video comes out, CSAT का paper might have also been over. We took our time coming out with this video for the very simple reason कि we don't believe in creating a hoo halla कि भाई एकदम से ऐसा हो जाएगा, first impression ये है वो है. बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी जो बोलेंगी first impression ये है कि भाई इस पे ध्यान मत दो, तो then why were you making the video in the first place? We tend to avoid these sorts of things, but the idea still remains that now that the second paper is going on while I'm shooting this video, and by the time that this comes out it will be over, there are some things that I wanted to discuss, namely the importance of PYQs. This has been stressed plenty of times before. Now obviously I want to reiterate कि भाई अब भी 2025 के prelims में very very clear multiple subjects में previous year questions से आपके direct questions आए हैं. Then I wanted to have a little chat about difficulty and कि भाई कट ऑफ का prediction क्या जाएगा, क्योंकि that is obviously always based on your difficulty. And finally what next. So previous year questions की पहले अगर हम बात करते हैं तो if you look at this question अरघट्टा, so this is a question from 2019, same मतलब कीवर्ड क्या छोड़ो, मतलब it is direct question repeated, right? तो एंशियंट हिस्ट्री में ये है, हम और देखेंगे यहाँ पे हिस्ट्री में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पेरियार का. सिमिलरली ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का डायरेक्ट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन आया हुआ है पहले इन 2019 आई बिलीव. नाउ दिस विचित्र चित्ता is directly given in your fine arts class 11th की NCERT page number 62 if somebody wants to verify. The idea is कि आपके जो basic sources हैं they work. You don't have to read XYZ material कि अच्छा नहीं उस institute के वहाँ से ये आया था वो आया था, कुछ नहीं है. बेसिक किताबें हैं, बेसिक किताबें पढ़ो और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. जो आपकी NCERTs हैं particularly for geography, if you look at geography तो there are direct questions. For example the question on the continental drift theory, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका क्लास 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी NCERT से उठ के आया हुआ है. ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके हर साल आते हैं, इस साल भी आए हैं. सो द पॉइंट ऑफ दिस इज इट वर्क्स. बेसिक सोर्सेज फॉलो करो, बार बार उन्हें रिपीट करो, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. नाउ इकोनॉमी में जैसे एक ये ट्रेंड आता है, दिस इज समथिंग केतन सर ऑल्सो डिस्कसेस इन क्लास, कि बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन आएगा आपको RBI के ऊपर एंड हो क्या रहा है बस कि द फंक्शंस ऑफ RBI एंड SEBI हैव बीन इंटरचेंज्ड, दैट इज ऑल. बाकी सारी चीज़ें सब सही हैं बट इन दोनों को इंटरचेंज आपका कर दिया गया है. तो इस साल भी ऐसा ही क्वेश्चन आया. चीज़ें ये जो हो रही हैं ये SEBI से रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज का काम कौन देखता है, SEBI देखता है, नॉट RBI. तो सिमिलर पैटर्न, सिमिलर थीम्स. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में इस साल भी स्पीकर पे एक क्वेश्चन आया, 2022 में भी क्वेश्चन आया था, 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था. हर साल जब सेम चीज़ें आपकी रिपीट होती हैं तो दैट इज़ द रीज़न वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू. नाउ एक बेसिक चीज़ यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इस साल मोर देन बिफोर देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ क्रॉस लिंकेजेस. क्रॉस लिंकेजेस किस तरीके की कि जैसे पॉलिटी का ये क्वेश्चन है, बट पॉलिटी के क्वेश्चन में यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन आप देखोगे तो इट डील्स विद नेशनल पार्क्स, कि भाई द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट ईटानगर एंड स्टेट हैज़ 2 नेशनल पार्क्स. बाकी दोनों ऑप्शन आपसे पॉलिटी से हैं. तो दिस हैज़ हैपेंड अ लॉट दिस टाइम, पर्टिकुलरली इकोनॉमी में, पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट में. एनवायरनमेंट में साइंस एंड टेक का क्रॉस रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा है. इकोनॉमी में तो काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर हुई हैं. एंड इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इस बार अप्लाइड क्वेश्चंस आए. अप्लाइड क्वेश्चंस कैसे कि आपसे इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, दे हैव गिवन यू नंबर्स कि ओके 80,000 करोड़ का स्पेंडिंग है, 60,000 करोड़ का रिसिप्ट है एंड 10,000 करोड़ का बोरोइंग है, तो व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट. Seems like a CSAT question, but again, if you have understood the formula, so then you will be able to solve it. But because of this, the difficulty level अगर मैं बोलूँ तो difficulty 2 कारण से बढ़ी है आपकी. As compared to 2023, this is a less difficult paper. क्योंकि 2023 में आपका क्या हुआ था, बहुत सारे हमारे जो फैंसी ऑप्शंस जिसको मैं बोलता हूँ कि भाई 1 ओनली 2 ओनली, उस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे. तो दिस ईयर 2025 का अगर पेपर मैं बोलूँ तो इट इज़ लेस डिफिकल्ट देन 2023, बट इट इज़ डेफिनेटली मोर डिफिकल्ट देन 2024. तो
कट ऑफ हमारा किस बेसिस पे जाएगा? कट ऑफ हमारा इन दो कट ऑफ्स के बीच में ही कहीं ना कहीं हॉवर करेगा कि 2023 में हमारा जो कट ऑफ था दैट वाज अराउंड 75 मार्क्स एंड 2024 में जो हमारा कट ऑफ था जो कि रिसेंटली आया है दैट इज़ अराउंड 87 मार्क्स. सो इन दोनों के बीच में कहीं आपका कट ऑफ रेंज करेगा. बट डिफ़िकल्टी हैज़ बिन डेफिनेटली इंक्रीज्ड, नॉट जस्ट इस सेंस में बट इस सेंस में कि आपको 3 स्टेटमेंट वाले ये जो क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3, अर्लियर यू यूज्ड टू गेट असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस. असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन कौन से होते हैं? जहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दी गई है दैट इज एन असर्शन एंड यू हैव टू see the relationship between the first statement and the second statement. Now instead of 1 second statement you have 2 second statements. एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई कि स्टेटमेंट 1 इन क्वेश्चंस में ऑलवेज राइट है बिकॉज आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ऐसा कि भाई ये गलत हो सके. बट आपको दोनों के साथ अब इसका रिलेशन देखना है विच व्हाट इट डज, इट टेक्स टाइम. तो डिफ़िकल्टी इस बार क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी में नहीं है, टाइम की डिफ़िकल्टी ज़्यादा है कि क्वेश्चन इतने लंबे लंबे हो गए हैं, आपके आधे आधे पेज के क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड ये मल्टीपल ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 3 स्टेटमेंट्स वाले हो गए, बहुत सारी इसमें सोच के इसमें दिमाग लगा के आपको करना है. तो द टाइम रिक्वायर्ड हैज़ गॉन अप एंड बिकॉज ऑफ दिस पीपल विल मिस आउट एंड दैट इज व्हाट इट इज. कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ दिस एग्जाम मीन्स कि बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज टाइम रिक्वायरमेंट द कट ऑफ विल फॉल एज कंपेयर टू लास्ट ईयर. ऑल्दो 2023 जितना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि वो जो 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली वैसे क्वेश्चंस भी आए बट नॉट अ लॉट, 25ish क्वेश्चंस लाइक दैट एज कंपेयर टू मोर देन 50 क्वेश्चंस इन 2023. तो रिलेटिवली 23 से आसान है पेपर बट 24 से थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है. एट द सेम टाइम डिफिकल्टी का एक और स्पाइक इस टाइप क्वेश्चन से आया. लाइक लुक एट दिस क्वेश्चन, यहाँ पे दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड नॉट फॉर द रीजन दैट यू थिंक. यहाँ पे ये रॉन्ग बस इस कारण से है कि यहाँ पे ये मल्टी कल्चरलिज्म लिखा है एंड यहाँ पे ये मल्टीलैटरलिज्म लिखा है. बाकी एवरीथिंग इज द सेम. इट इज स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी. तो ये इतना माइनर वो चेंज है कि भाई इवन अगर मैंने देखा होता और मुझे ये स्टेटमेंट थोड़ी याद होती कि हाँ ऐसा सा ही है, आई वुड हैव मार्क्ड दिस करेक्ट. बट अगेन उस केस में यू वुड हैव बीन वेरी कंफ्यूज्ड क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस ही आपके ऐसे हैं. तो डिफ़िकल्टी इन क्वेश्चंस की वजह से है जो बहुत आपको रीडिंग में फंसा रहे हैं एंड देन ये एक छोटा सा टर्म चेंज करके आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मतलब मल्टीलैटरलिज्म वर्सेस मल्टीकल्चरलिज्म में डिफरेंस उस मोमेंट पे आपको स्ट्रेस में याद आएगा. तो डिफ़िकल्टी इस कारण से है. नाउ अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो हिस्ट्री में हमारा मेडिवल हिस्ट्री का इस बार ड्रॉप हुआ है काफ़ी ज़्यादा एंड मॉडर्न हिस्ट्री फिर से रिसर्जेंस पे है. मॉडर्न हिस्ट्री ऑल्दो लास्ट ईयर 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे, इस साल यू हैव 8 to 9 क्वेश्चंस बट एट द सेम टाइम मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आए दीज वर रिलेटिवली ईजियर एंड मॉडर्न हिस्ट्री इज ऑलवेज बिन वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट्स फॉर दैट रीजन. मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा एंशंट मिडीवल हिस्ट्री से कम आए, एंशंट से आए. एंशंट में भी लाइक वी सॉ अर्घत्ता वाला जो क्वेश्चन था तो दैट इज़ अ डायरेक्ट रेपिटेशन. बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चंस थे जो कि वहाँ पे काफ़ी डायरेक्ट सोर्सेज से, काफ़ी सिंपल सोर्सेज से आपके आ रहे थे. नाउ हिस्ट्री पॉलिटी अगर देखें तो पॉलिटी में मोस्टली आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, थोड़ा कुछ एक आध क्वेश्चन में डिटेल थी बट अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे. अगर आपने तैयारी करी थी यू शुड हैव बीन एबल टू डू दिस. Economy, as we saw, had a lot of analytical questions. Analytical में आपसे expected था कि आप कैलकुलेशन वहाँ पे करोगे, आपको फॉर्मूला एकदम क्लियर है एंड ओनली देन विल यू बी एबल टू सॉल्व इकोनॉमी के क्वेश्चंस. बट स्टिल अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे क्वेश्चन आप कर पाओगे. करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस आए इस बार. इंटरनेशनल रिलेशन से पर्टिकुलरली देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. साइंस एंड टेक से हमारी जो स्टैंडर्ड थीम्स थी AI, आपका वैक्सीन्स या आपका वायरसेस या आपका EV या आपका फ्यूल सेल्स, बहुत बार ये चीज़ें रिपीट होती हैं. प्रीवियस ईयर अगर आप करके गए थे तो कुछ एक जनरल सेंस आप वहाँ बना सकते थे. तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी की अगर बात करें बेसिक क्वेश्चंस सारे बढ़िया थे बट ज्योग्राफी में मैप्स ने काफ़ी इस बार दिक्कत दी. ज्योग्राफी के मैप्स के क्वेश्चंस जो थे
आई वुड कॉल देम ऑन द मोर डिफिकल्ट साइड. डिफिकल्ट साइड क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई एंडीज, क्वेश्चन वॉज सिंपली आस्किंग यू कि भाई एंडीज वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका पे है, तो कौन कौन सी कंट्रीज के थ्रू जाते हैं, एंड इट्स गिवन यू 6 कंट्रीज. इट्स वेरी इजी कि भाई एक आध कंट्री आप उसमें मिस कर दो. एंड देन अगेन इस कारण से मैप्स वाले क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आपके थे. पर्टिकुलरली एक जो लेक वाला वो क्वेश्चन था, तो लेक एक तो पहले उन्होंने 3 ऐसे पूछे. चलो लेक टांगानिका इज स्टिल समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल हैव सीन, बट बाकी जो 2 नाम थे उधर, वो पहले नाम ही नहीं सुने हैं आपने. दूसरा फिर उसको बोला है कि भाई इज इट इक्वेटर इज पासिंग थ्रू दिस. तो मैप्स के क्वेश्चंस इस बार ज्योग्राफी के आपके डिफिकल्ट थे, बट ज्योग्राफी के जो अदर बेसिक क्वेश्चंस होते हैं फिजिकल ज्योग्राफी वाले, दोज वर रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी. तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक की बात हमने कर ली. एनवायरनमेंट की अगर बात हम करें अब, तो एनवायरनमेंट इस बार थोड़ा कम आया है, लेस देन लास्ट ईयर. एंड एनवायरनमेंट इज डिफिकल्ट, मतलब एनवायरनमेंट का और कोई तरीका नहीं है इसको बोलने का. तो 2-3 एरियाज थे पूरे पेपर में जो आपके रिलेटिवली थोड़े डिफिकल्ट थे, बट बियॉन्ड दैट the difficulty came from the lengthy questions, the too much reading, the too much time it took to solve, and because of which we still feel कि भाई 2024 से difficult था ये पेपर, 23 जितना difficult नहीं था. Keeping all of this in mind, अब है क्या, कट ऑफ तक पहुँचे नहीं पहुँचे, क्या हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे एक और important चीज़ की हमें बात करनी है, which is keys. Now बोलने को we will also come out with our answer key by today evening, but the most important thing over here is that यूपीएससी की आंसर की में भी पिछले साल 3-4 सवाल आपके कैंसिल हो गए थे, एंड उसके अलावा there were some mistakes even in the official आंसर की. तो जब ये चीज़ें आपकी ऑफिशियल आंसर की में हो रही हैं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कट ऑफ के आसपास हो नहीं हो, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस. इफ यू रियली वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, बी इट दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, राइट नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस. क्योंकि देखो यही वो टाइम होता है जहाँ पे जो लोग मेंस की तैयारी कर लेते हैं, राइट नाउ द पीपल हु प्रिपेयर फॉर मेंस are the people who end up clearing the exam either in this attempt or the next. Time अगर इस साल आप दे रहे हो means, तो 2025 में टाइम आपके पास वैसे ही कम है, you have less than 90 days. But even if you are nowhere near the cut off, आपके 10 नंबर आए, 20 नंबर आए, जो भी आए, अगर आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम देना है, if you've decided that you want to give this attempt and you want to continue giving attempts next year or maybe one more attempt after that, whatever it is that you have decided, the idea is कीज़ की वेट मत करो, ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ. डिस्कशन करना है, वो फील होती है आज की, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि एक्साइटमेंट है, इतने टाइम से पढ़ रहे थे, तो भाई कितना सही हुआ नहीं हुआ, क्या सही है नहीं है, गलत है. इंस्टीट्यूट्स की आंसर कीज़ में भी गलतियाँ होंगी, यूपीएससी की आंसर की में भी गलती होती है. अगर आपको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देना ही है, तो नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि भाई आप कट ऑफ के पास हो, दूर हो, क्या है नहीं है. द रिजल्ट फॉर प्रीलिम्स शुड कम आउट इन 2 to 3 weeks टाइम. लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 2 weeks 15 days में लास्ट टाइम आ गया था, ऑलमोस्ट अराउंड द सेम टाइम पीरियड में इस बार भी रिजल्ट आ जाना चाहिए. अगर इतना टाइम आपने वेस्ट कर दिया, इफ़ 2025 का मेंस आपको देना है, तो ये टाइम बहुत प्रेशियस होगा आपके लिए, क्योंकि इस बार यू हैव ऑलमोस्ट 88-89 days, एंड दिस इज़ नॉट इनफ टाइम. नॉट इनफ टाइम क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं मेंस के लिए. तो अगर इफ़ यू थिंक यू स्कोरिंग वेल, यू डू नॉट हैव टाइम टू वेस्ट एट ऑल. ये 2-3 हफ्ते अगर रिजल्ट की वेट करते रहे, तो भैया आपका गेम आउट वहीं पे हो जाएगा. एंड इवन इफ़ यू गिविंग फॉर 2026, मतलब आपको पेपर देना है इस साल, जो भी था भाई, टेस्ट अटेम्प्ट दिया आपने या भाई तैयारी पूरी नहीं थी, वट एवर मे बी द रीज़न फॉर इट, इवन इफ़ यू गिविंग फॉर 2026, 1-2-4 दिन की छुट्टी लो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एज वेल. क्योंकि यहीं पे अगर इन्हीं कुछ महीनों में आपने मेहनत कर ली, क्योंकि देखो जब सितंबर अक्टूबर आ जाता है ना, तब तक 3-4 महीने हो गए होते हैं, सब नींद से जागते हैं, फिर एकदम से वो प्रीलिम्स की हड़बड़ाहट में लग जाते हैं. अभी सही समय है, ऑप्शनल भी करना है, एसए एथिक्स की प्रैक्टिस भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है. एंड फॉर दैट
we will also be coming up with a major announcement for you guys where we'll be या छोड़ो मेजर अनाउंसमेंट आने देते हैं, उसके बारे में वही बात करेंगे. द आइडिया इज इफ़ यू वॉन्ट टू गिव एन अदर अटेम्प्ट और इवन इफ यू क्लियरिंग दिस, क्लियरिंग का तो सवाल नहीं है फिर, बट अगले साल भी अगर देना है तो मेंस की तैयारी में लग जाओ. नाउ इज़ द टाइम टू डू इट. अभी कर लिया तो आगे काम बचेगा, ज़िंदगी आसान रहेगी. विद दैट विल एंड दिस वीडियो. ऑल द बेस्ट एंड हैव फन.